2023 के चुनाव में हार जीत की दिशा तय करेंगे युवा वोटर। दस लाख युवाओं को मिलेगा वोटिंग का अधिकार। सियासी दलों के लिए युवा अहम। युवाओं को लुभाने के लिए सियासी दल कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तेईस का दंगल, युवा करेंगे मंगल। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज युवाओं की बात करेंगे क्योंकि इस बार 10 लाख नए युवा वोटर 2023 के चुनाव में पहली दफा वोट डालेंगे। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में करीब 10 लाख युवाओं को वोटिंग का अधिकार मिल पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 साल की आयु के 4,16,000 से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। विभाग का यह मानना है कि अक्टूबर तक 10 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। सियासी दलों के लिए युवाओं का यह आंकड़ा बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने 0.5% यानी कि 1.701 लाख से ज्यादा अधिक वोट बना करके पाकर के सरकार पाई थी और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए युवा बेहद अहम होंगे। दोनों दल युवाओं के लिए आखिर कौन सी रणनीति अपनाएंगे, युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है, कैसे युवाओं तक पहुंचाएंगे, कैसे युवाओं तक बताएंगे और क्या युवाओं को लुभा पाएंगे, ये बात बड़ी दिलचस्प होगी, देखने वाली होगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे के बहाने युवाओं की समस्याओं, चुनौतियों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज के सवालों पर डालते हैं एक नजर। आखिरकार राजस्थान में युवा किस तरीके से आगामी सरकार को तय करेंगे? सवाल नंबर 1, हार जीत की दिशा क्या युवा वोटर तय करेंगे? सवाल नंबर 2, युवा तय करेंगे बीजेपी कांग्रेस का भविष्य, इसीलिए सभी पार्टियों के लिहाज से युवा बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 3, सियासी दल कौन सी रणनीति अपनाएंगे युवाओं को लेकर के, यह भी महत्वपूर्ण होंगी। कांग्रेस बीजेपी युवाओं को लेकर के आगामी दिनों में क्या करने वाले हैं, कैसे युवाओं तक पहुंच बना पाएंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। युवा आखिरकार 2023 के चुनाव की दिशा दशा कैसे तय करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आरसी चौधरी जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार युवाओं पर सबकी नजर और 2023 के चुनाव तक 10 लाख नए युवा रजिस्टर्ड होंगे वोटिंग को लेकर के। एक बड़ा आंकड़ा है। कैसे युवाओं को लुभाएंगे, कैसे अपनी बात युवाओं तक पहुंचाएंगे कि आप उनके लिए कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का ये युवा जानता है कि उनकी जवानी को, उनके जज्बे और जोश को और उनके निर्णय को अगर पहचानने वाला देश में अगर कोई पहला व्यक्ति था तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु को घटा के 18 वर्ष की आयु को किया। आज जिस प्रकार से युवा यूपीए की सरकार को परिवर्तन करके देश के प्रधानमंत्री को लेके आए थे और प्रधानमंत्री जी के उस स्लोगन को उन्होंने 2013 के अंदर आगरा की रैली में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा उन्होंने जो किया था। निश्चित रूप से सूबे की सरकार के लिए पूछ रहे हैं, राजस्थान के लिए पूछ रहे हैं। मैं केंद्रित करना चाहूंगा राजस्थान पे ही। राजस्थान का युवा जानता है कि पहली बार किसी देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नियोजन या कोई नौकरी देने वाला अगर राज्य है तो वो राजस्थान है। राजस्थान का वो युवा जानता है, प्रतिभावान युवा, कि उसको जब कोचिंग की जरूरत हो तो अनुप्रति कोचिंग योजना अगर कोई लेके आए देश के अंदर तो वो राजस्थान है, जहां पे प्रतिवर्ष 15,000 छात्रों को रोजगार के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग दी जाती है। वो जानता है कि यहां पे 1,675,000 करोड़ रुपए अगर किसी ने दिए बेरोजगारी भत्ते के तौर पे तो वो राजस्थान की सरकार ने दिए ताकि वो 2 वर्ष अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। राजस्थान का युवा जानता है कि जब वो घर से लेकर परीक्षा के केंद्र तक जाता है, उसके परिवहन का कोई खर्चा अगर वो वहन करता है तो वो राजस्थान की सरकार करती है। राजस्थान ये मानता है कि सरकार ये मानती है कि प्रदेश का युवा ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, ये राष्ट्र का भविष्य है और उसके निर्माण में चाहे खेल हो, जहां पे हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल लेके आए,
जहां पे हम शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल लेके आए हैं, तमाम हर वर्ग का जो युवा है, जो चाहे खेल में अपना भविष्य संवारना चाहता हो, चाहे शिक्षा में संवारना चाहता हो, चाहे विदेश के अंदर दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई छात्र बिना पैसे अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो वो राजस्थान का युवा कर सकता है। हम प्रतिवर्ष राजीव गांधी एक्सीलेंस जो शिक्षा योजना है उसके तहत 200 छात्रों को प्रतिवर्ष दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते हैं। इसलिए वो जानता है कि उसका भविष्य सुनहरा राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की सरकार के साथ में, और वो प्रतिबद्ध है उसके लिए। ठीक है, आसिफ चौधरी साहब। पंकज मीना जी, कांग्रेस लगातार यही कह रही कि युवाओं के लिए उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी लगातार कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि 10 लाख नए युवा अगर पहली बार वोट देने के लिए जुड़ रहे हैं तो आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहले ही कह चुके हैं कि जो आगामी बजट होगा वो भी इस बार युवाओं को समर्पित होगा। आपके लिए भी क्या युवाओं को अपनी तरफ मोड़ना चुनौती होगी, और कैसे मोड़ेंगे? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के उत्तरोत्तर तरक्की के लिए देश का युवा सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, सबसे ज्यादा उसकी भागीदारी होती है। और इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कई सारे कार्यक्रम पहले भी करते आई है। और राजस्थान में नव मतदाता अभियान हमने अभी प्रारंभ भी किया है। उस नव मतदाता अभियान के माध्यम से हम उन जो 10 लाख जो नए मतदाता जुड़े हैं, हम उनको सीधा संपर्क करने के प्रयास करेंगे। और न केवल 10 लाख नव मतदाता जो अभी तुरंत जुड़े हैं, उसके अलावा भी जो 18 से 25 साल के नव मतदाता हैं, हम उनके बीच में जाएंगे। उनके बीच में जाके केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे देश के विकास के लिए योजनाओं को हम उनके बीच में रखेंगे। तो वहीं साथ में राजस्थान में जो युवाओं का सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है, युवाओं का सबसे ज्यादा दमन हुआ है, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो राजस्थान में जहां कानून व्यवस्था के कारण से महिला आक्रोशित है, जहां किसानों की उपेक्षा के कारण से किसान आक्रोशित है, तो वहीं पेपर लीक, बेरोजगारी, इन घटनाओं को देखते हुए राजस्थान का युवा बहुत ज्यादा उपेक्षित है। आज अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो राजस्थान बेरोजगारी दर के अंदर सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर आता है। आज 29% बेरोजगारी दर राजस्थान की गिनी जाती है। और बड़े राज्यों में से देखा जाए तो बड़े राज्यों में राजस्थान बेरोजगारी दर के अंदर नंबर 1 आता है। और जो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ कुछ है वो ये पेपर लीक ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। और आज स्थिति यह है कि राजस्थान का बेरोजगार इस पेपर लीक घटनाओं से और इन बेरोजगारी से उपेक्षित महसूस करके आत्महत्या के कगार पे जा रहा है। ये वास्तव में राजस्थान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इन सब के बावजूद भी अगर गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपाती है तो राजस्थान की इससे कोई बुरा दिन नहीं हो सकता कि जहां एक तरफ तो युवा अवसाद के अंदर होते हुए आत्महत्या कर रहा है, और वहां गहलोत सरकार अपनी कहीं ना कहीं पीठ थपथपा रही है। कुल मिला के जो 2013 से 18 के अंदर माननीय वसुंधरा जी की सरकार के समय योजनाएं चलती थी, उन्हीं योजनाओं के नाम बदल के अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, बहुत अच्छा काम किया। जबकि वास्तविकता यह है कि इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक योजना नहीं बनाई। और खासकर अगर युवाओं की बात करें तो अब तक 16 पेपर लीक हो चुके हैं, और हर पेपर लीक के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का संपर्क पाया जाता है। कांग्रेस राजीव गांधी के कौन से समग्र इनका मंच है, उस राजीव गांधी ट्रस्ट का जुड़े हुए लोग उसके अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सत्ता में बैठे लोग खुद ही ये पेपर लीक की घटनाओं का शय दे रहे हैं, उनके उससे जुड़े हुए हैं। और ये सब आज राजस्थान का युवा देख रहा है। और इसी कारण अगर देखा जाए तो आज जयपुर के अंदर हर चौथे दिन कोई ना कोई बेरोजगार संगठन आंदोलन करता है। और बेरोजगार संगठनों के ऊपर किस बेरहमी से ये लाठीचार्ज करते हैं, ये राजस्थान के अंदर अब तक 4 साल के अंदर एक अभूतपूर्व काम हुआ है। जी पंकज मीना साहब, ये योजनाएं आप जनता के बीच में, युवाओं के बीच में लेकर के जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन युवाओं के अपने कुछ सवाल हैं, अपनी कुछ समस्याएं, उन दोनों को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन मैं वापस आपके पास लौटूंगा। लेकिन पहले एसपी मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं एक बड़ा युवाओं का जो आंकड़ा है वो 2023 में नया जुड़ेगा? क्या चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने, बाकी तमाम दलों के सामने होगी? क्या युवा अगला राजस्थान का भविष्य, राजस्थान की सरकार में कौन होगा, दिशा और दशा दोनों तय करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग है उसको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जो 1 जनवरी को जो माना जाता है कि जिनकी 18 वर्ष की उम्र होगी वो आगामी चुनाव के अंदर मतदाता होंगे और उसमें भाग लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार ये निर्णय लिया कि अक्टूबर में जिसके क्या नाम से 18 वर्ष की उम्र होगी वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और यही कारण है कि जब नवंबर 2023 के अंदर जब राजस्थान के चुनाव होंगे तो अक्टूबर में 10 लाख नए मतदाता होंगे, ऐसा अनुमान
चुनाव आयोग का है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये जो निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लेके राजस्थान के 10 लाख नए मतदाताओं को मताधिकार का अवसर प्रदान किया है। अब 10 लाख मतदाता बढ़ना अपने आप में मायने रखता है, वो इसलिए भी कि गत 2018 में जो जीत और हार का जो अंतर रहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वो 1,70,000 मतों का अंतर रहा। 0.5% मतों का अंतर, पूरे राजस्थान के अंदर मतों का अंतर जब 1,70,000 हो और तब वहां 10 लाख मतदाता यदि बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये राजनीतिक दृष्टि से भी और मतदाता की संख्या की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इस मुद्दे को किसी राजनीतिक उस पर नहीं तोलना चाहता, राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी राजस्थान में इस बात की गुंजाइश है कि जो युवाओं को बंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, नोएडा में जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो उच्च एजुकेशन की हो, चाहे वो क्या नाम से रोजगार की हो, चाहे वो आईटी कंपनियों की हो, उसमें अभी भी राजस्थान में अभाव है। हम देखते हैं ऐसी कोई बड़ी आईटी कंपनी नहीं है जिस तरह से बेंगलोर वगैरह में यहाँ आके वो अपना सेटअप करें या युवाओं को रोजगार मिले। राजस्थान के अधिकतर युवा आप देखिए क्या नाम से जो है वो बाहर ही जाते हैं, वहां जाके क्या नाम से नौकरी प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इस बात पे भी क्या नाम से आज विचार किया जाना चाहिए, जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर युवा मतदाता की संख्या बढ़ रही है तब क्या नाम से ये इनके रोजगार की बात बोली चाहिए। एक बात इस मौके पर और उठाना चाहते हैं कि आपने ठीक है, आपने 10 लाख मतदाता को क्या नाम से नए मतदाता आपने यो बना दिए, लेकिन आखिर युवा मतदाता किस सोच के साथ अपना वोट देता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि गुजरात में अभी जो हाल ही में चुनाव है उसमें यह कहा गया कि हम राजस्थान का मॉडल वहां लागू करेंगे, लेकिन गुजरात के लोगों ने नकार दिया। लेकिन वहीं हिमाचल में जब ये कहा गया कि हम ओल्ड पेंशन देंगे, दूसरे मुद्दों को रखेंगे, तो आप हिमाचल के अंदर कांग्रेस जीत जाती है। तो ऐसी स्थिति में युवाओं के सामने भी ये चुनौती है कि आखिर वे किस सोच के साथ अपने मताधिकार का उपयोग करें। अब मैं एक राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। आप कह रहे थे कि मैं इसको एक राजनीति के दायरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन राजनीति के दायरे में रखना बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाओं के लिहाज से भी, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं युवाओं के नाम पर एक बात होती है, लेकिन युवाओं के मुद्दों को लेकर के पार्टियां उतनी आक्रामकता के साथ में मैदान में नजर नहीं आती, ये आप भी जानते हैं मित्तल साहब। एक बात कांग्रेस कह रही है युवाओं के लिए इस बार का बजट होगा वो समर्पित होगा, क्या ये काफी होगा जब कांग्रेस के प्रति युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि एक भी परीक्षा के पेपर लीक के मामले रुक नहीं पा रहे हैं, जो भर्ती शुरू होती है वो तय समय में पूरी नहीं हो पा रही है, जो संविदा पर थे उनको परमानेंट करने की बात कही थी वो लागू नहीं हो पाया है, जिनको बेरोजगारी भत्ता की बात की थी वो पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं, सबको दिया है सरकार ने, काफी कुछ किया, मैं इनकार नहीं कर रहा। बीजेपी के सामने भी ये चुनौती है कि देश भर में आपने देखा अग्निपथ योजना को, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं का आक्रोश, गुस्सा, कितने पद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली हैं युवाओं को लेकर के, केंद्र की सेवाओं में कितने पद खाली है, क्या पिछले 8 साल में वो भरे गए हैं, यह क्या बात होनी चाहिए और इस बात को लेकर के क्या युवा सोचेगा दोनों पार्टियों पर? रिएक्शन। नहीं देखिए, मेरा अहमद इसमें मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने 2018 के अंदर जो चुनाव में वादे किए थे कि जो क्या नाम से अनुबंध पे जो क्या नाम से कर्मचारी लगा हुआ है उसको हम क्या नाम से स्थायी करेंगे। मुझे लगता है कि आतिश चौधरी साहब बैठे सर वो पूरा थोड़ा बहुत किया है, मैं ये नहीं कहता कि पूरा नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं राजधानी जयपुर में रोजाना बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो भर्ती को लेके हो रहे हो, चाहे वो क्या नाम से अनुबंध में जिनको रखा गया उनको लेके हो रहे हो, चाहे वेतनमान को बढ़ाने को लेके हो रहे हो या अनुबंध की राशि को बढ़ाने को लेके हो रहे हैं। हम देख रहे हैं रोजाना क्या नाम से जयपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब जो बेरोजगारों की जो समस्या है, युवाओं की जो समस्या है वो अभी भी क्या नाम से कायम है। और साथ ही जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, भत्ता दिया गया है, लेकिन जितना भत्ता जितने लोगों को भत्ता दिया जाना था, जितनी संख्या में बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना था, वो शायद भत्ता क्या नाम से नहीं दिया गया। और अभी क्या नाम से जो बात आई कि जो देश भर में जो बेरोजगारी की जो दर है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि क्या नाम से सरकार को अब जब क्या नाम से युवाओं को बजट समर्पित किया जा रहा है तो इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। पड़ोसी राज्य हरियाणा में सबसे ज्यादा है और देश भर में दूसरे नंबर पर राजस्थान में। जैसे पंकज जी अभी कह रहे थे कि बड़े स्टेट की बात करें तो सबसे बड़े स्टेट में राजस्थान में ज्यादा है। जी, अब मैं बीजेपी को लेकर के भी आपकी प्रतिक्रिया युवाओं पर जानना चाहता हूं मित्तल साहब।
नहीं, देखिए बीजेपी, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो स्वाभाविक है, बीजेपी ने जो वायदे किए थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर वायदे किए गए थे कि हम क्या नाम से प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम देखते नहीं दिए गए। अभी आरसी चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो केंद्रीय संस्थान है उनमें अभी जो भर्तियां होनी है वो पूरी भर्ती नहीं हुई है, ढेर सारे पद खाली पड़े हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान है क्यों, चाहे भारत सरकार के दूसरे संस्थानों के हैं। तो आपको यदि क्या नाम से अपना वादा पूरा करना है तो जो केंद्रीय संस्थान में उनको क्या नाम से जल्द से जल्द जो रिक्त पद है उनकी भर्ती की जानी चाहिए। और इसमें एक बात और है कि आप जिस तरीके से निजीकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो निजीकरण की जो नीति अपनाई जा रही है उसकी वजह से भी क्या नाम से युवाओं को रोजगार के अवसर घट रहे हैं। आरसी चौधरी जी, चुनौतियां तो बहुत है, आप कहते हैं कि युवाओं के लिए आपकी सरकार कर रही है, लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि हम नाराज है, चाहे पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे बाकी दूसरे मुद्दे जो सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के सवाल पूछती है और मित्तल साहब ने अभी कुछ मुद्दे गिनाए भी हैं। जी हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी साधुवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने पोर्टल पे किसी को झूठ और फेक परोसने से रोक दिया और मना किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि अगर बेरोजगारी देश में कहीं पे सबसे ज्यादा है तो वो राजस्थान में 29% का जिक्र किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार और सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र वाला हरियाणा के अंदर 38% बेरोजगारी है। ये जानते हैं कि केंद्र की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके जनता की अदालत में आए थे, उनके कार्यकाल के अंदर 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की अगर कोई चरम पे रही तो उनके कार्यकाल में रही। आज अगर बेरोजगारी के कारण प्रतिदिन 37 बेरोजगार युवा आत्महत्या करते हैं देश के अंदर, अगर ये कोई आंकड़ा सबसे बनाया तो वो केंद्र की सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाया। केंद्र की सरकार ने वो जो सार्वजनिक उपक्रम जो देश के युवाओं को निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते थे, अगर उसको चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, उसको बेचने का अगर कोई काम किया तो केंद्र की और भाजपा सरकार ने काम किया। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवेज हो, जो अपने आप में एक राष्ट्र के नाम से गौरवान्वित करता था। इंडियन एयरलाइंस होती थी, इंडियन रेलवे होता था, आज वो अंबानी रेलवे है, कहीं पे टाटा एयरवेज है। ये तमाम सब चीजें देश का युवा देख रहा है। जो युवा अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा था, उसकी नियुक्तियों को निरस्त करके देश की सरहद पे उस अग्निवीर नाम से देश के युवा को झोंक दिया, जिससे अपने भविष्य की चिंता को लेकर और अपने पीछे बुजुर्ग माँ बाप और अपने होने वाले नादान और छोटे बच्चों की चिंता सदैव सताती रहेगी। केंद्र के अंदर 30 लाख पद सरकारी रोजगार के खाली पड़े, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंगती। मैं कहना चाहूंगा 26 अगस्त 2021 को केंद्र की सरकार ने ई श्रम पोर्टल जारी किया था, जिसपे बेरोजगार लोगों को वहां पे रजिस्टर करना था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वहां पे 24 करोड़ 50 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया, उसमें 2 करोड़ युवा ग्रेजुएट थे और 8 करोड़ 25 लाख सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश के थे, जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया। आज देश का युवा देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोग और 2 लोगों के लिए चला रहे। देश के अंदर किस प्रकार से बड़ी आर्थिक असमानताएं कर दी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, तमाम जहां पे एक गरीब का बच्चा पढ़ता था, एक सूबे का मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश से आने वाला, वो कहते हैं कि मैंने 38 रुपए में IIT खड़गपुर से डिग्री की थी, प्रति महीने का खर्चा था। आज गरीब का बेटा सिलेक्शन भी हो जाए तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी IIT के अंदर न्यू एडमिशन नहीं ले सकता। यूजीसी ने हॉस्टल की फीस और तमाम सब चीजों इस हिसाब से बढ़ा दी कि आज उसके लिए शिक्षा से वंचित होते जा रहा है। देश का युवा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेपर लीक का जिक्र किया, प्रदेश में 16 पेपर लीक का आरोप लगाया, लेकिन 8 पेपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो लीक हुए वो भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के माथे पर मढ़ दिए और वो झूठ बोला। मैं कहना चाहूंगा हमारी मंशा है पेपर लीक हुए, लेकिन देश में सबसे सख्त अगर कोई कानून लेके आया तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार लेके आई। अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार उन गिरोह पे, उन नकल वाले माफियाओं पे प्रहार करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू उन गैंगों के साथ में बहाते हैं। उन्हें उस पुलिस को राजस्थान की पीठ थपथपानी चाहिए जिन्होंने लोगों को बेनकाब किया, और यहाँ पे परीक्षाओं के लिए इंतजार नहीं करना होता। जब 29 दिसंबर को परीक्षा निरस्त की घोषणा की जाती है तो 29 जनवरी को परीक्षा की डेट पहले डिक्लेयर की जाती है।
लेकिन आसिफ चौधरी जी आप दावा करते हैं कि बजट युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन ये समस्याएं हैं युवाओं की, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 पे मिसाल है देश के अंदर। चौधरी साहब, ये समस्या तो है युवा के सामने। पंकज मीणा जी जवाब दीजिए। कांग्रेस कहती है कि आप युवाओं की बात करते हैं, पूरे देश भर में राजस्थान की सरकार ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। आपने 2 करोड़ का वादा किया था, युवाओं को नहीं दिया। तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल बॉडीज हैं, उसमें इतने सारे पद खाली पड़े हैं। हेमंत जी, कांग्रेस के लोग हमेशा किस प्रकार से गुमराह करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे स्टूडियो में हमारे कांग्रेस के साथी ने दिया। आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, मैं आंकड़े साथ लेके आया हूं। देश में इस वक्त 8% मतलब 8.1 बेरोजगारी दर है, और इस 8.1 बेरोजगारी दर के अंदर राजस्थान का हिस्सा 29% का है। तो आप देखिए, और जहां अगर ये बीजेपी के नाम से इनको चिढ़ मस्ती और बीजेपी के नाम से ये चिढ़ते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए यूपी के अंदर, जो यूपी किसी जमाने में बेरोजगारों के नाम पे गिना जाता था, बेरोजगारी के दर में सबसे आगे हुआ करता था, आज वह 2.4 बेरोजगारी दर है। और वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में केवल 4% बेरोजगारी दर है। और जो पूरे देश की 8.1 बेरोजगारी दर आ रही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा देखिए आप यूपी में कहा 2.4 है और कहा राजस्थान के अंदर 29 है। आप इन आंकड़ों के हरियाणा का भी बता दीजिए ना लगे। अरे सुनिए, अरे आप सुनिए। आप मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के खेमे से संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर है। 368 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बड़ी अहम जानकारी इस वक्त की। ब्लॉक के बाद अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू हो गया है। 368 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पहली बार नए मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ। सचिन, क्या अपडेट? देखिए, मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो गई है। तकरीबन 368 मंडल अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्तियां की। सचिन का फोन कट गया और ये बड़ी जानकारी, 368 मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। ब्लॉक के बाद अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर चल रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ब्लॉक के बाद अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 368 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस खेमे से सबसे बड़ी खबर है। लगातार कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों का इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार ये सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 368 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जानकारी सामने आ रही है। पहली बार मंडल अध्यक्ष यहां पर बनाए गए हैं। सचिन, पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, क्या जानकारी है? बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि वो मंडल अध्यक्ष बनाएगी। एक ब्लॉक के अंदर 11 मंडल अध्यक्ष बनते हैं, तो ऐसे में 4400 मंडल अध्यक्ष अभी बनाने हैं इनको। फिलहाल जो शुरुआती जिले हैं, तकरीबन 7 से 8 जिले, वहां पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी गई है। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक में 22 मंडल अध्यक्ष बनेंगे, एक ब्लॉक में 11। तो ऐसे में अभी शुरुआती जिले में अगर हम बात करते हैं तो अलवर से लेकर उदयपुर तक जितने भी जिले आ रहे हैं, जो जिले हैं, उनके अंदर मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है और 368 मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहली बार क्योंकि मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने को लेकर के, हमारे साथ चर्चा करने को लेकर के। 2023 के दंगल को लेकर के युवा अहम भागीदारी निभाएंगे, लेकिन पार्टियां कैसे उन्हें लुभाएंगी ये देखना बाकी। नमस्कार।